हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद शिक्षा पर। मैं आज आप लोगों को बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर, जिसका ये तीसरा चैप्टर है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्योंकि आपको ज्योग्राफी जो है वो टॉपिक के ऊपर पढ़ाई जाती है, तो आज हम जानने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो वीडियो को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। आंतरिक यानी कि अंदर की। पृथ्वी की आंतरिक जो कि अंदर की संरचना है वो कैसी है, कैसी दिखती है, हमारी पृथ्वी अंदर से क्या चीज है, हमारी पृथ्वी के अंदर दर अंदर। तो जब भी कोई टॉपिक आपसे पूछेगा तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो ये टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं। भूगोल में पृथ्वी के धरातल का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा धरातल की अनेक क्रियाएं पृथ्वी की आंतरिक भाग से संबंधित होती हैं। पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करना एक कठिन कार्य है, एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसको जानने के लिए मुख्यतः दो साधन हैं या दो स्रोत हैं, जिससे हम जान सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। वो कौन कौन से साधन हैं? वो पहला साधन है अप्राकृतिक साधन और दूसरा प्राकृतिक साधन। तो सबसे पहले जानते हैं अप्राकृतिक साधन के बारे में, जो प्रकृति के द्वारा नहीं है, जो मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया है, जैसे खाद, मनोरंजन के साधन, तेल का कुआं आदि से इनसे जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन ये अधिकतम 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक के गहरे होते हैं, जो अप्राकृतिक होते हैं, मानव द्वारा खुदाई की जाती है। जबकि हमारी पृथ्वी की गहराई 6371 किलोमीटर है। और दूसरा जो है प्राकृतिक साधन, जिसके अंतर्गत आता है ज्वालामुखी, भूकंप, नदियाँ, झरने, पहाड़, ये मुख्य चीज हैं। ज्वालामुखी क्रिया से एक तो स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की अंदर एक ऐसा भाग है जहाँ मैग्मा तरल अवस्था में होना चाहिए, जिससे ऊपर बहाव के कारण ठोस अवस्था में हो चुका है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे ज्यादा जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है आपका भूकंपीय तरंगों के द्वारा। तो इस पर अनेक विचारक व्यक्त करते हैं। स्विस के अनुसार इन्होंने पृथ्वी के ऊपरी परत को स्याल, मध्य परत को सीमा तथा आंतरिक परत को निफे बताया है। घनत्व जो है वो बाहर से केंद्र की ओर घटता जाता है। घनत्व मतलब एक स्थान पदार्थ की संख्या एवं एक वर्ग किलोमीटर या मीटर में जो परत की संख्या होती है वो घनत्व के ऊपर की जाती है। ऊपर ठोस होता है और नीचे आते आते उसकी ठोसता कम होती गई है। इस तरह से उन्होंने बताया ऊपरी परत को स्याल, बीच की परत को सीमा तथा नीचे की परत को निफे बताया है। और बताया है कि बाहर से अंदर की ओर जाते जाते इसका घनत्व घटता रहता है। अब बात करते हैं भूकंपीय साक्ष्य के आधार पर, क्योंकि सबसे सटीक जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं वो होती है भूकंपीय तरंगें व भूकंपीय साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इस मत का आधार है वो भूकंपीय लहरों की गति एवं अनेक भ्रमण पथ जो भूकंपीय लहरों की गति एवं अनेक भ्रमण पथ जो आने वाले हैं परिवर्तनों के आधार पर वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। तो इस आधार पर पृथ्वी की आंतरिक भाग जो है उनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? क्रस्ट, मैंटल एवं कोर। इन 3 चीजों को भागों को बांटा गया है, क्रस्ट, मैंटल एवं कोर। सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट, बीच में मैंटल एवं अंदर का भाग कहलाता है कोर। अब आइए हम आपको एक डायग्राम दिखाते हैं कि किस तरह से पृथ्वी की संरचना को अलग अलग किया गया है। यह रहा आपके सामने डायग्राम, जो पृथ्वी की संरचना के बारे में यह सबसे ऊपरी परत और ये है पृथ्वी का सेंटर पॉइंट। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊपरी परत के बारे में, जिसको कहते हैं क्रस्ट। ये जो होता है इसका जो घनत्व है
वो होता है 2.9 और ये जो शुरुआत से लेकर 30 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। इसके बाद आता है मेटल, जिसको दो भागों में बांटा गया है। एक है ऊपरी मेटल और एक है निचली मेटल। ऊपरी मेटल और निचली मेटल, एक ऊपरी मेटल में घनत्व अधिक रहता है तथा निचली मेटल में घनत्व कम रहता है। ये 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसके बाद आता है कोर भाग। इसके बाद आता है कोर का भाग। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, ब्राग कोर और आंतरिक कोर। इसका घनत्व दिया गया है। ब्राग कोर में 17 और आंतरिक कोर में 12 होता है। इसका घनत्व तो इस तरह से दिया गया है। घनत्व इसका ब्राग कोर 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक ब्राग कोर होता है और 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक आंतरिक कोर होता है। तो इस तरह से बांटा गया है, जो कि डेंसिटी के आधार पर और किलोमीटर के आधार पर बांटा गया है। आइए अब जानते हैं कि इसमें किस तरह की चीजें पाई जाती हैं जो इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं भूकंपीय साक्ष्य की। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का साक्ष्य जो है भूकंपीय लहरों की प्रकृति और उसकी जो विशेषताएं हैं, इसके आधार पर ही किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें 3 तरह की तरंगें छोड़ी जाती हैं पृथ्वी में, जिसके बारे में जानकारी मिलती है कि कहाँ ऊपरी परत है, क्रस्ट है, मेटल है, कोर है। इसकी शुरुआत होती है क्रस्ट मेटल ब्रह की ओर। इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, ये चीजें बदल रही हैं। तो सबसे पहली तरंग आती है प्राथमिक, जो कि पी तरंग है। प्राथमिक या प्राइमरी तरंगों की प्रवृत्ति। तो ये प्रवृत्ति कैसे होती है, तो आइए देखिए। ये जो लहरें होती हैं अनुदैर्घ्य रूप में चलती हैं और इसकी गति सबसे तेज होती है। लहरों की गति चट्टानों का घनत्व बढ़ने पर तेज हो जाता है, यानी कि जो अनुदैर्घ्य तरंग छोड़ी जाती है तो ये चट्टानों पर जब घनत्व पड़ता है तो वो उसकी लहरें तेज हो जाती हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ से घनत्व ज्यादा हो रहा है। यदि घनत्व एक समान रहता है तो पी लहरों का भ्रमण पथ जो होता है सीधा रहता है, यानी कि डेंसिटी नीचे जा रही है या डेंसिटी सेम आ रही है। यह पता चलता है कि ये सेम चीजों का बना हुआ होता है या सेम पदार्थों का बना हुआ होता है। घनत्व सेम आता है, लेकिन घनत्व में भिन्नता के साथ इसकी गति एवं भ्रमण पथ बदल जाता है। घनत्व अलग अलग है तो इसका जो है चलने का रास्ता है, लेकिन घनत्व में भिन्नता के साथ साथ इसकी गति और भ्रमण पथ बदल जाता है। घनत्व अलग अलग है तो इसके चलने का रास्ता होता है भ्रमण पथ और उसकी गति, उसमें कमी आती है या बढ़ती है तो भ्रमण पथ में बदलाव आता है। पी लहरों की गति क्रस्ट में ऊपरी भाग में 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि कोर में यह बढ़कर 11 से 23 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। कोर के अधिक घनत्व को प्रमाणित करता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरी तरंग की, जो है द्वितीय तरंग, जिसको सेकेंडरी तरंग कहते हैं। उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है। द्वितीय तरंग या एस तरंग हम कहते हैं, ये जो तरंग होती है ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। इनकी जो चाल होती है तरंगों में कम होती है और ये तरल भाग में प्रवेश करने पर लुप्त हो जाती है, यानी कि जो ये तरंग है ये ठोस है। ये ठोस में तो चलती रहती है, ठोस में ये पता चलता रहता है कि ये इधर से उधर की तरफ जा रही है, लेकिन जब ये द्रव अवस्था में कहीं द्रव अवस्था में मिलती है तो ये तरंग लुप्त हो जाती है और जो कि कोर की द्रव अवस्था में प्रमाणित करती है, यानी कि तरंगें जब कोर की ओर बढ़ती हैं तो 2900 किलोमीटर अंदर की ओर बढ़ती हैं तो ये विलुप्त हो जाती हैं या लुप्त हो जाती हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि कोर जो है वो पूरी तरह से अभी द्रव अवस्था में ही है। और इसके बाद आती है अब धरातलीय तरंगें। इसका वेग सबसे कम होता है। ये धरातलीय से होकर के चलती है। ये धरातल के बारे में हम सभी को बताती है। तो इस प्रकार हम बात करते हैं तो क्रस्ट से लेकर के कोर तक भूकंपीय तरंगों की गति
व भ्रमण पथ में परिवर्तन यह बताता है कि आंतरिक संरचना में भिन्नता पाई जाती है। इस तरह से हम देखते हैं तो क्रस्ट से लेकर के कोर तक, मतलब ऊपरी परत से लेकर आंतरिक परत तक जो भूकंपीय तरंग हैं, उनकी स्पीड है, उनके चलने का रास्ता, उनमें परिवर्तन होता रहता है, जो कि हमें ये बताता रहता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो अलग है, उसमें भिन्नता पाई जाती है, जिसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक परतों में विभाजित करके उसका अध्ययन और विश्लेषण कर पाते हैं, जान पाते हैं कि कहाँ से कहाँ क्रस्ट है, कहाँ से ऊपरी मेटल की शुरुआत होती है, कहाँ से निचली मेटल की शुरुआत होती है। तो यह ब्रह्म कोर कहाँ से शुरू हुआ, कितने किलोमीटर तक, वहाँ पर डेंसिटी क्या है, जिसको मैंने आप लोगों को फिगर में दिखाया है, ये हम जान पाते हैं कि भूकंपीय तरंगों द्वारा ही ये बताया गया है कि आज हम अध्ययन करके ही अच्छी तरह से विश्लेषण कर पा रहे हैं। तो ये था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। पूरी तरह से वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को बिना सब्सक्राइब कीजिए मत जाइएगा, पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।